नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज का यह क्लास हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम फिलॉसफी के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक क्लास में पूरे 70 नंबर का एक प्रिपरेशन करवा दे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। आज पहले हम लोग सब्जेक्टिव देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव देखेंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव पढ़ते पढ़ते ऑब्जेक्टिव हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में रिवीजन कर लेंगे। आपका पहला सवाल है, वैज्ञानिक आगमन की परिभाषा दे। तो चलिए इस सवाल को अच्छी तरह से समझते हैं। वैज्ञानिक आगमन वह प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक किसी घटना या वस्तु के बारे में बार बार निरीक्षण और प्रयोग के आधार पर समान सिद्धांत के नियम बनाए जाते हैं। मतलब बार बार निरीक्षण और प्रयोग के आधार पर किसी घटना या वस्तु के नियम बनाए जाते हैं। इसमें पहले विषय, तथ्यों और उदाहरणों का अध्ययन किया जाता है और फिर उनसे व्यापक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक बार सूर्य पूरब से उगता दिखाई देता है तो वैज्ञानिक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सूर्य सदैव पूरब से ही उदय होता है। वैज्ञानिक आगमन विज्ञान की खोज और सिद्धांत निर्माण की मूलभूत विधि है, क्योंकि यह तथ्यों पर आधारित होकर सामान्य ज्ञान को जन्म देती है। तो मैं आशा करता हूँ कि काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगमनात्मक कूद क्या है? तो आगमनात्मक कूद का अर्थ है किसी विशेष या छोटे छोटे उदाहरण से सामान्य नियम या निष्कर्ष तक पहुंचना। इसमें हम अनुभव, पर्यवेक्षण और तथ्य के आधार पर अनुमान लगाते हैं। यह जो हमारा क्वेश्चंस है वो 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चंस है, इसलिए काफ़ी ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमने देखा कि सूरज रोज़ पूरब से उगता है तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सूरज हमेशा पूर्व से ही उगेगा। यह कूद निश्चितता नहीं देती, बल्कि संभावना और अनुमान पर आधारित होती है। आगमनात्मक कूद विज्ञान, अनुसंधान और दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यही हमें सिद्धांत और विचार बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती है। तो मैंने 5 नंबर का 2 क्वेश्चंस करवा दिया है। इसमें से एक क्वेश्चन या तो आगमन तर्क या फिर आगमनात्मक कूद निश्चित रूप से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्वय व्यतिरिक्त प्रणाली के गुण दोषों की व्याख्या करें। यह जो सवाल है इस पर आप लोग नोट कीजिएगा, 10 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगर मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता हो तो आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कमेंट कर दीजिए ताकि आपको याद रहे। तो चलिए इस सवाल को काफ़ी अच्छा से समझते हैं। अन्वय व्यतिरिक्त प्रणाली के गुण दोषों की व्याख्या करें। तो अन्वय प्रणाली भारतीय तर्कशास्त्र की एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसका प्रयोग किसी वस्तु या तत्व के कार्य कारण संबंध को जानने के लिए किया जाता है। इसमें अन्वय का अर्थ है जहाँ भी कारण होगा वह कार्य भी अवश्य होगा, और व्यतिरिक्त का अर्थ है जहाँ कारण नहीं होगा वहाँ कार्य भी नहीं होगा। मतलब कि समझिए, अगर कहीं कुछ कारण हो रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई वजह है, और जहाँ कोई वजह ही नहीं है वहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा होगा। यही अभी इतना में बताया गया है। आगे देखते हैं। इस प्रकार यह पद्धति सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के आधार पर सत्य की स्थापना करती है। तो पहले हम लोग गुण देख लेते हैं, उसके बाद दोष देखेंगे। तो गुण क्या है वो पहले देखते हैं। यह प्रणाली बहुत ही तर्कसंगत और वैज्ञानिक है, क्योंकि यह दोनों स्थितियों, कारण की उपस्थिति और अनुपस्थिति को ध्यान में रखती है। यह जो प्रणाली है वह तर्कशास्त्र के दोनों स्थितियों, जैसे कि अगर उपस्थित है और अनुपस्थित है, दोनों को ध्यान में रखती है। दूसरा देखते हैं, यह निष्कर्ष को अधिक विश्वसनीय बनाती है, क्योंकि इसमें मात्र अनुमान नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क का मेल होता है। यह जो निष्कर्ष निकालती है वह लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद होती है, क्योंकि इसमें मात्र अनुमान नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव तर्क का मेल होता है। तीसरा देखते हैं,
इसका प्रयोग विज्ञान, दर्शन और दैनिक जीवन की समस्याओं में भी किया जाता है। जैसे कि आदमी के जीवन में कोई समस्या है तो समस्या का समाधान करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर वाला देखते हैं। यह पद्धति कारण कार्य संबंध को स्पष्ट और निश्चित रूप से समझने में सहायता करती है। तो यह हो गया आपका अन्वय व्यतिरिक्त प्रणाली के गुण। अब चलिए दोष को देखते हैं। दोष हमारा है, यह प्रणाली जटिल है, सामान्य जन के लिए सहज रूप से प्रयोग करना कठिन है। मतलब नए आदमी के लिए यह प्रणाली का उपयोग करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वही इसमें कह रहा है। हर परिस्थिति में कारण और कार्य को पृथक करके देख पाना संभव नहीं होता है। जैसे कि उसमें था ना कि ये अनुमान पे नहीं एक प्रत्यक्ष अनुभव था, तो इसमें हर पृथक को देख पाना संभव नहीं रहता, यह अनुमान पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। अनेक बार बाहरी परिस्थितियों का प्रयोग कारण कार्य संबंध को प्रभावित करता है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब इससे जो निष्कर्ष प्राप्त होगा ना, वो कभी एक समान नहीं होगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, जिससे लोगों के मन में भ्रम पैदा हो सकती है। मैंने जो आपको बोला था, यह जो सवाल है 10 नंबर में आएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ़िलोसफी के 25 ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवाए हुए थे, जिसमें से पूरे 10 में से 10 माइनर वाले जिनका एग्ज़ाम 19 सितंबर को हुआ था, पूरे 10 में से 10 ऑब्जेक्टिव आ गए थे। इसलिए मैं अपने एनालिसिस के आधार पर बोल रहा हूँ कि इसमें से भी ये क्वेश्चंस के आने का संभावना काफ़ी ज़्यादा तक है। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। और मैंने जो 25 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं फ़िलोसफी के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों भी देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए भी वो काफ़ी बेनिफिट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। केवल तर्क पर आधारित होने के कारण इसमें पूर्ण सत्य की गारंटी नहीं होती। यह जो है अन्वय व्यतिरिक्त प्रणाली के दोष, यह पूर्ण रूप से किस पे आधारित होती है? तर्क पर आधारित रहती है, इसलिए इसकी पूर्ण गारंटी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति समरूपता नियम, लॉ ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। यह सवाल आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकते हैं। प्रकृति समरूपता नियम का व्याख्या कीजिए या फिर विवेचना कीजिए, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, सवाल एक ही रहता है, एग्जामिनर उसको घुमा देता है। तो चलिए इसको काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं। प्राकृतिक समरूपता नियम का अर्थ है कि प्रकृति के सभी नियम हर जगह और हर समय समान रूप से लागू होते हैं, चाहे हम पृथ्वी पर प्रयोग करें या फिर अंतरिक्ष में। एक ही परिस्थिति में परिमाण समान ही मिलेंगे। यह नियम विज्ञान और अनुसंधान की नींव है, क्योंकि यदि प्रकृति के नियम बदलते रहते हैं तो किसी भी वैज्ञानिक खोज या तकनीकी विकास पर विश्वास करना संभव नहीं होता। उदाहरण के लिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम हर जगह और हर वस्तु पर समान रूप से कार्य करता है। इसी प्रकार प्रकाश का वेग या ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत भी हर परिस्थिति में समान रहता है। इस समरूपता से हमें यह भरोसा मिलता है कि प्रयोग और अध्ययन से प्राप्त ज्ञान सार्वभौमिक है। यही कारण है कि विज्ञान में कृति समरूपता नियम को मूलभूत माना गया है। यह हमें प्रकृति को समझने और उसके रहस्यों को जानने का आधार प्रदान करती है। मतलब कि आप इस पूरी कहानी से क्या समझे, अगर हम किसी चीज़ का परीक्षण करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं तो वह पृथ्वी के सतह पर भी वह सेम रहेगा या फिर अंतरिक्ष में चले जाए फिर भी सेम रहेगा। जो उसका रिजल्ट निकल के आएगा परिणाम, वह पृथ्वी पर और अंतरिक्ष दोनों के लिए समान रहेगा। उसी का उदाहरण एक गुरुत्वाकर्षण का यहाँ दिए हुए हैं और दूसरा प्रकाश का वेग। यह जो सवाल है इसका संभावना 5 नंबर में भी है और 10 नंबर में। यह सवाल 5 नंबर में भी आ सकता है और 10 नंबर में भी। अब आप लोग बोलिएगा सर ये अगर 10 नंबर में आएगा तो फिर इतना छोटा क्यों बनाए हुए इसका आंसर? तो यह छोटा सिर्फ आपके मोबाइल स्क्रीन में दिख रहा है। आप इसको कॉपी में लिखिएगा तो यह भी आपको 1 से 2 पेज में लिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवैज्ञानिक आगमन की व्याख्या करें।
तो वैज्ञानिक आगमन तो पढ़ लिए थे, उसका भी चांस है एग्ज़ाम में आने का 5 नंबर में। अब अवैज्ञानिक आगमन पढ़ते हैं। हालांकि दोनों एक दूसरे से अलग है, फिर भी पढ़ना ज़रूरी है। अवैज्ञानिक आगमन की व्याख्या। अवैज्ञानिक आगमन अनसैटिस्फाइड इंडक्शन वह तर्क पद्धति है जिसमें किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त प्रमाण या वैज्ञानिक आधार का सहारा नहीं लिया जाता है। इसमें कुछ सीमित घटनाएं या अनुभव के आधार पर समान नियम बना दिया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 2-3 बार किसी दवा को खाने से लाभ पाता है और यह मान लेता है कि यह दवा हर रोग में लाभकारी है, तो यह अवैज्ञानिक आगमन कहलाएगा। अब एग्जाम्पल से समझिए, आपको हमेशा माथा दर्द होता है, आप हमेशा माथा दर्द में जो मेडिसिन खाया जाता है वो खा लेते हैं। अब आपके दिमाग में बैठिए कि मुझे कोई भी बीमारी होगा तो मैं वो दवाई को खा लूँगा तो सही हो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। अगर आपको पेट दर्द कर रहा है तो उसके लिए अलग मेडिसिन आएगा, माथा दर्द के लिए अलग मेडिसिन आएगा। तो यही बोल रहा है कि यह अवैज्ञानिक आगमन कहलाएगा। आगे देखते हैं, इस प्रकार की आगमन पद्धति में प्रमाण अधूरे, पक्षपाती और तर्कहीन होते हैं। यह वैज्ञानिक जांच, प्रयोग या तर्क संगत विश्लेषण पर आधारित नहीं होता, बल्कि अनुमान, परंपरा, अंधविश्वास या सीमित अनुभव पर आधारित होता है। इसलिए इससे निकाले गए निष्कर्ष अक्सर गलत या भ्रामक हो सकते हैं। संक्षेप में, अवैज्ञानिक आगमन वह प्रक्रिया है जिसमें सत्यापन और तार्किकता की कमी के कारण निष्कर्ष की विश्वसनीयता कम हो जाती है। अगर मैं ही आपको बोलूं कि बार बार कि मेरा माथा दर्द भी करता है, पेट दर्द भी करता है, दोनों में एक दवाई खाता हूं, मुझे ठीक हो जाता है, तो इस पर आप विश्वास नहीं न कर पाइएगा। 10 लोग को बोलेंगे तो 2 लोग विश्वास करेगा, 8 लोग विश्वास नहीं करेगा। तो वही बात इस पूरी में बोल रहा है। यह जो सवाल है ये आपके 5 नंबर में भी आ सकते हैं, 10 नंबर में भी आ सकते हैं। अगर आपको ट्रस्ट नहीं होगा तो आप पिछले क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए कि यह सवाल कितने बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहुकारणवाद की व्याख्या करें। या फिर एग्जाम में इसको ऐसे भी पूछ सकता है, बहुकारणवाद से आप क्या समझते हैं, इसकी पूर्णता से विवेचना कीजिए। तो बात वही रहता है, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा देता है बच्चों लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। तो चलिए इसका उत्तर समझते हैं। बहुकारणवाद वह सिद्धांत है जिसके अनुसार किसी भी घटना या समस्या के घटित होने के पीछे केवल एक ही कारण जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि अनेक कारण मिलकर उस स्थिति को उत्पन्न करते हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, मनोविज्ञान और सांस्कृतिक सभी पहलू मिलकर किसी परिणाम को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए, गरीबी केवल आर्थिक संसाधनों की कमी से नहीं होता, बल्कि शिक्षा का स्तर, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, नीतिगत कमजोरियां और सांस्कृतिक धारणाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। अगर एग्जाम्पल से समझिए, अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो यह नहीं कह रहा है कि वह सिर्फ गरीब है, उसके अंदर मानसिकता का भी अभाव है, या फिर वह कोई काम नहीं कर रहा होगा, बेरोजगार होगा, या फिर उसके अगल बगल भी कुछ ऐसा कुछ घटना घटित हो रहा है जिससे वो काम नहीं कर पा रहा होगा। तो यही बोला है बहुकारणवाद में कि सिर्फ एक कारण के आधार पर वह काम नहीं कर पा रहा है, वह बहुत सारे उसके पास ऐसे कारण होंगे जिसकी वजह से वह पैसे नहीं कमा पा रहा है और वह गरीबी की ज़िंदगी जी रहा है। आगे देखते हैं, बहुकारणवाद का महत्व इसलिए है क्योंकि यह हमें किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए उसके विभिन्न पहलुओं को समझाने में मदद करता है। तो वही बात है, एक कारण नहीं निकलेगा, इससे बहुत सारे कारण निकलेंगे, अब बहुत सारे कारण निकलेंगे तो कोई एक न एक कारण तो सही होगा ही। तो वही बात है। तो चलिए आगे देखते हैं, जब तक सभी कारणों का अध्ययन ध्यान में रखकर समाधान नहीं निकल जाएगा तब तक अस्थायी सुधार संभव नहीं है। अतः यह दृष्टिकोण समस्या समाधान की प्रक्रिया को अधिक यथार्थवादी और समग्र बनाता है। तो यही था हमारा बहुकारणवाद। और बहुकारणवाद जो है वह रिसेंटली अभी 2025
के एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो भी 10 नंबर में, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और ऑब्जेक्टिव के लिए डिस्क्रिप्शन में जो हम लिंक देंगे उसमें 25 ऑब्जेक्टिव है फिलोसफी का, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो VVI ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। अब जो चीज़ एक बार हम पढ़ा दिए हुए हैं वो चीज़ बार बार क्या पढ़ाए, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ सब्जेक्टिव करवा देंगे और ऑब्जेक्टिव आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, उसे देख लीजिएगा, या फिर यहाँ पे एक आई बटन आएगा, यहाँ भी आपको ऑब्जेक्टिव देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट और आखिरी सवाल है हमारा, आगमन के सोपान की व्याख्या करें। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी या फिर कहीं कुछ समझने में प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप लोग कमेंट हमें कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कमेंट नहीं कीजिएगा हमें पता नहीं चलेगा। और वीडियो अगर अच्छी भी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट एक अच्छा सा कर दीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, ताकि आगे आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे अच्छे मज़ेदार वीडियो बनाते रहें। तो आगमन के सोपान की व्याख्या करें। आगमन के सोपान का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने की वह प्रक्रिया जिसमें हम विशेष उदाहरणों या अनुभव से सामान्य सिद्धांत या नियम तक पहुंचते हैं। इसे इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है इंग्लिश में, ना कि हिंदी में। आगमन के सोपान को ही इंग्लिश में इंडक्टिव मेथड कहते हैं। इस विधि में पहले व्यक्ति वस्तु घटना या अनुभव का निरीक्षण करते हैं, फिर उनमें समानताओं को पहचानकर एक निष्कर्ष या नियम बनाते हैं। जैसे अनेक बार सूर्य का पूर्व से उदय देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि सूर्य हमेशा पूर्व से ही उदय होता है। शिक्षा में आगमन विधि विद्यार्थियों को सक्रिय बनाती है, क्योंकि वे स्वयं खोजकर नियम तक पहुंचते हैं, ना कि केवल सुनकर। तो यही थी आज की क्लास। मैं आशा करूँ यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम शायद 23 सितंबर को ही है। और वीडियो कैसी लगी होगी कमेंट में बताइएगा, कमेंट एक अच्छा से कर दीजिएगा ताकि हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ कल। और किस सब्जेक्ट पे आप लोगों को वीडियो चाहिए कमेंट वो भी कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।